लैक्टोज की बात कर रहे हैं। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। इसमें पायरनोज रिंग है, ये हेक्सागोन रिंग है, 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ CH2OH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, बॉन्ड इधर बनेगा, H है, OH है, OH है, H है। ये बीटा डी ग्लैक्टोपायरोस है, बीटा डी, क्योंकि याद रखिएगा लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है, तो ये गैलेक्टोज है। तो बीटा डी ग्लैक्टोज है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके साथ, CH2OH H, ये जो है बीटा डी ग्लूकोज है। तो और ये बांड आपका 1,4 बीटा बांड है, जो 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बांड है। वन फोर बीटा ग्लाइकोसिडिक बांड है, तो ये ध्यान रखें। तो लैक्टोज एक शुगर है जो मिल्क में पाया जाता है। यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बांड है वो थोड़ा सा अलग है, 1,4 बीटा है, बाकी जगह वो पढ़ा था 1,4 अल्फा। तो इस तरह से आप देखें कि ये डाइसैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड हो गया, टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड। इसमें माल्टोस है, फ्रक्टोस है, एक कभी कभी बात आती है रिड्यूसिंग शुगर की। रिड्यूसिंग शुगर क्या करते हैं, ये फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं। ये शुगर जो है जब भी रिएक्ट करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करेंगे और क्यूप्रस उनका जो है वो क्यूप्रस आयन उसे रेडिस कॉपर ऑक्साइड देते हैं। तो अगर रेडिस कॉपर ऑक्साइड मिल गई या रेडिस पीपीटी मिल गया तो समझिए कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। अगर फेलिंग सॉल्यूशन डालने पर, उसको हीट करने पर सॉल्यूशन का रंग धीरे धीरे रेडिश हो जाए तो वो वहां पर रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब वहां पर ग्लूकोज है। रिड्यूसिंग शुगर में क्या हो सकता है, यहाँ पे ग्लूकोज हो सकता है, वहां पे फ्रक्टोज हो सकता है। यूरिन में शुगर भी टेस्ट किया जाता है इसी ढंग से।
और माल्टोस हो सकता है। ये रिड्यूसिंग शुगर है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो अगर सुक्रोज में अगर आप देखें, सुक्रोज में ये नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि ये डाइसेक्राइड है और माल्टोज भी डाइसेक्राइड है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये सभी मोनोसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड्स बेसिकली जो है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो शुगर की बात हो गई, टाइप्स ऑफ शुगर की बात हो गई। अब बात करें कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेक्राइड की बात कर लें। पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड देखा सिंगल यूनिट वाला, डाइसेक्राइड देखा 2 मोनोमर वाला, और पॉलीसेक्राइड जो है कई मोनोमर पॉलीमर है। ये कहां पर आपको मिलेगा? तो पॉलीसेक्राइड कई जगहों पर मिलेगा। प्लांट सेल में भी मिल सकता है। अगर प्लांट सेल में मिला तो स्टार्च के रूप में पाया जाएगा। अगर एनिमल सेल में मिला तो ये ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाएगा। और प्लांट के सेल वॉल में मिला तो ये सेलुलोज हो सकता है। किसी फंगस में मिला तो ये काइटिन हो सकता है। तो प्रश्न ये उठता है, स्टार्च क्या है? ये भी पॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज क्या है? ये भी पॉलीसेक्राइड है। ग्लाइकोजन क्या है? ये भी पॉलीसेक्राइड है। काइटिन क्या है? ये भी पॉलीसेक्राइड है। तो आखिर में इनमें अंतर क्या है? तो मान लीजिए हम स्टार्च की बात करें। स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड फाउंड इन केस ऑफ प्लांट। ये दो तरह के होते हैं। एक बोलते हैं माइलोस। अगर हम स्टार्च में देखें तो इसका इनर कोर स्टार्च का मेडअप ऑफ एमाइलोस। एमाइलोस कैसा होता है? ये हेलिकल होता है। एमाइलोस जो है वो हेलिक्स जैसा होता है। स्टार्च के इनर कोर में पाया जाता है। और हेलिकली क्वाइल्ड होने के कारण ये एमाइलोस जो है आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है। स्टार्च का जो एमाइलोस है ये ब्लू कलर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है, ये अनब्रांच्ड है। एमाइलोस अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच है, ब्रांचिंग नहीं है, तो कैसा बॉन्ड होगा? 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा इनमें। इसमें एमाइलोस में एमाइलोस अनब्रांच्ड है, कहीं ब्रांचिंग नहीं है, क्वाइल्ड है। क्वाइलिंग से जो है
हेलिकल स्ट्रक्चर दे रहा है और क्वालिंग के कारण ही ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर दे रहा है। दूसरा स्टार्च एमाइलोपेक्टिन होता है। ये ब्रांच्ड होता है। ब्रांच होगा तो एक चेन जा रही है, उसे दूसरी चेन निकलेगी, उसे तीसरी चेन निकलेगी, उसे चौथी चेन निकलेगी। ये ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग के लिए बॉन्ड की कौन सी जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पे अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जरूरत पड़ती है ब्रांचिंग के लिए। स्ट्रेट चेन के लिए ये 14 अल्फा। तो एमाइलोस में स्ट्रेट चेन भी है, ब्रांच भी है। इसका मतलब 116 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 14 ये भी पाया जाएगा यहाँ पे। 14 and 16 alpha glycosidic bond both are present in amylopectin. अब स्ट्रक्चर जरा देखा जाए कैसा है स्ट्रक्चर इसका, स्टार्च का कैसे बॉन्ड बन रहा है। तो आप ग्लूकोज ले लें, ये ग्लूकोज का पायनोज स्ट्रक्चर है। ये दूसरे ग्लूकोज का पायनोज स्ट्रक्चर है। तीसरे ग्लूकोज का पायनोज स्ट्रक्चर है। ऐसे स्ट्रक्चर आप बनाते जाएंगे क्योंकि इसी का ये पॉलीमर है। अब इसके 5वें नंबर पर यहाँ पर CH2OH होगा, CH2OH होगा, CH2OH होगा। अच्छा कार्बन वाला बन गया। अब इसमें अल्फा बॉन्ड है, यहाँ H होगा, यहाँ भी H होगा। ये अल्फा अगर कार्बन नंबर 1 2 3 4 फिर यहाँ 1 2 तो ये हो गया 1 4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ भी वही बॉन्ड होगा, इसी तरह से यहाँ भी वही बॉन्ड होगा। तो जो बॉन्ड बन रहा है वो H, इधर का H, O, इस तरह से बॉन्ड बन रहा है H O। अब प्रश्न उठता है ये स्ट्रक्चर 14 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मतलब ये एक सीधी चेन बता रहा है, अनब्रांच्ड है। यही क्या है? एमाइलोस है। इसके बाद में यही एमाइलोस क्या करेगा? वाइल्ड करा लेगा। क्वालिंग हो जाएगी। तो ये आपका हो गया एमाइलोस, अ टाइप ऑफ स्टार्च। अब यही स्ट्रक्चर अगर यहां से ब्रांचिंग हो जाए और इस कार्बन से CH2OH जो कार्बन नंबर 6 है, ये 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन नंबर 6 है, ये कार्बन नंबर 6 है, कार्बन नंबर 6 है, कार्बन नंबर 6 है। ये कार्बन नंबर 6 अगर यहाँ एक चेन ऐसे चल रही है और इस कार्बन से जुड़ जाए
CH2, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 6 है, तो बन जाएगा 1,6 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ गए? इस स्ट्रक्चर को अगर मिटा के देखना है, ये एक चेन चल रही है, इसके बीच ये बॉन्ड बन रहा है, यहाँ कार्बन नंबर CH2 से अगर कोई यहाँ जुड़ जाए ये जो बॉन्ड बन रहा है 1,6 बन रहा है, ये जो बन रहा है 1,4 बन रहा है। 1,6 और 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जहां बने वो स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोपेक्टिन ऐसा ही स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन का भी होता है। ग्लाइकोजन को दूसरी भाषा में एनिमल स्टार्च बोलते हैं। याद रखिए ये एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन ये लगभग एक जैसे हैं। ग्लाइकोजन में अब एमाइलोज वाला जैसा अनब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि स्टार्च में दोनों चीज है, ब्रांच्ड है और अनब्रांच दोनों है। तो जो प्लांट स्टार्च है वो हेलिकल भी है और ब्रांच भी है, जबकि एनिमल स्टार्च जो है मतलब ग्लाइकोजन ये केवल एमाइलोपेक्टिन जैसा है, ओनली ये ब्रांच्ड है। अब एक दूसरे पॉलीसेकेराइड की बात करें जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। यहाँ पर जो मोनोमर है वो अल्फा डी ग्लूकोज ना होकर के ये बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में जुड़ गई हैं और करीब इनकी 6,000 से लेकर के 10,000 यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं, लंबी चेन बनाती हैं। यही चेन सेलुलोज फाइबर है। अब ये बीटा डी ग्लूकोज कैसे लिखा जाता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में केवल थोड़ा सा अंतर है, आप समझे? ये स्ट्रक्चर तो हर जगह बनेगा। अब जो एच यहाँ लिखा हुआ था वो एच अब नीचे लिख दिया जाएगा, तो बीटा हो जाएगा ये।
अब देखिए ये स्ट्रक्चर में ओ यहाँ हो जाएगा और CH2OH यहाँ हो जाएगा छठा नंबर पे। मतलब जो ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है। और एक बार बांड ऊपर फिर दूसरी बांड नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जो बांड बनेगा वो बीटा है, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बांड। वन फोर बीटा ग्लाइकोसिडिक बांड, ये बांड काफी मजबूत है क्योंकि 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बांड हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बांड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए सेलुलोज हम खा तो लेते हैं लेकिन इसका डाइजेशन हम स्वयं नहीं कर पाते। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने का एक और तरीका जान जाइए। जैसे मान लीजिए आपने ये पैरारोज रिंग बनाया, ये ऐसे करके बना दे, मतलब यहाँ पर CH2OH हो गया। ये स्ट्रक्चर ऊपर जाके ऐसे बनेगा, दूसरा वाला स्ट्रक्चर उल्टा बनेगा, मतलब अब CH2OH यहाँ हो जाएंगे, फिर सीधा बॉन्ड बनाएगा। ये आपका है, ये आसान तरीका है। ये ग्लूकोज, कौन सा ग्लूकोज है? बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी। और बीटा डी ग्लूकोज के चेन को सेलुलोज बोलते हैं, ये सेलुलोज है, इजिली डाइजेस्टेबल नहीं है। सेलुलोज से जुड़ा हुआ एक काइटिन है, थोड़ा यही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर काइटिन लिख रहे हैं, क्या अंतर होगा काइटिन में? बॉन्ड वही बीटा 1,4 होगा, 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, लेकिन जो यूनिट है वो सेलुलोज की यूनिट न होकर के एन एस्टिल ग्लूकोसामीन का होगा। तो यहाँ जो यूनिट होगी वो होगी एन एसिटिल ग्लूकोसा
एन एस्टिल ग्लूकोसामीन। ये एन एस्टिल ग्लूकोसामीन कैसे बनेगा? सारा स्ट्रक्चर सेम होगा। यहां पर हम लिखेंगे NHCOCH3। उसी तरह से यहां लिख दे NHCOCH3, तो ये काइटिन हो जाएगा। मतलब काइटिन में क्या होता है, फिर से समझे। काइटिन में बीटा डी यूनिट है, और वो यूनिट किस चीज की है? एन एस्टिल ग्लूकोसामीन। एन एस्टिल ग्लूकोसामीन। एन एस्टिल ग्लूकोसामीन क्या होता है? ये आपका बीटा डी ग्लूकोज है, CH2OH H OH OH H। अब इसमें H के बाद जो OH लगा होता है, इसी को हटा करके यहाँ पर OH की जगह पर NHCOCH3, यही एन एस्टिल है। ग्लूकोसामीन है, एन एस्टिल ग्लूकोसामीन। इसी की एक दूसरी यूनिट यहाँ पर आ जाएगी, ये भी एन एस्टिल ग्लूकोसामीन ही होगी। लेकिन जैसे सेलुलोज के स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलता है, वही यहाँ पर भी मिलेगा आपको। CH2OH और यहाँ से NHCOCH3 मिलेगा। ये काइटिन हो गया।